तो बच्चों देखो, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को ये ओरिएंटेशन समझाए थे ना, आपका मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल, ये सारे के सारे फ्री, सेंट्रल एंड बेसल, यस मैम। ये सारे अरेंजमेंट्स मैंने आपको समझा दिए थे। यहाँ से आप लोग इसके एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं, किसका क्या एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिया हो। ठीक है, ये चीज। अब नेक्स्ट चीज आता है, देखो अब सिंपली एक चीज मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा चैप्टर का रिकैप हम लोग देख लेते हैं। आप लोगों ने, हमने चैप्टर स्टार्ट किया था दो सिस्टम से। एक हम पढ़ रहे थे रूट सिस्टम, और एक फिर हमने पढ़ा क्या, फ्रूट सिस्टम। रूट सिस्टम। रूट सिस्टम में सबसे पहले हमने देखा भाई हमारे पास दो टाइप की रूट्स होती है, टैप रूट एंड एडवेंटिशियस। एडवेंटिशियस। एडवेंटिशियस के अंदर फाइब्रस रूट एंड फॉलियर रूट। फिर टैप रूट के देखे हमने मॉडिफाइड। मॉडिफिकेशन, एज वेल एज हमने इन दोनों के मॉडिफिकेशन देखे। ठीक है, फिर हमने टैप रूट के अंदर वो देखा था प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट। फिर हमने यहाँ पे रीजन्स देखे थे। कितने रीजन्स थे, तीन रीजन्स थे हमारे पास, है ना। एक रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, रीजन ऑफ इलोंगेशन, ये वाले रीजन्स देखे थे ना। यस उसके मैम। बाद हमने वो तीन रीजन्स पढ़े थे। फिर रीजन्स के बाद आया था हमारे पास शूट सिस्टम। शूट सिस्टम में सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था आपके स्टेम से। हमने देखा था कि भाई स्टेम क्या होता है, कैसी स्ट्रक्चर होती है, पहले ये पढ़ा, नोट्स, इंटर नोट्स के बारे में देखा। फिर स्टेम के मॉडिफिकेशन पे आए हम लोग। स्टेम के मॉडिफिकेशन में हमने एक वो ट्रिक देखी थी, उफ रानी तेरी बेटी वाला ट्रिक, अंडरग्राउंड की। एक सब पीते हैं ओआरएस, और एक देखी थी हमने एरियल स्टेम वाली, सब एरियल और एक एरियल, यूएसए के नाम से हम इसको याद रखते हैं ऐसे। ये मॉडिफिकेशन। स्टेम के बाद क्या आया था हमारे पास, लीफ। आया था सबसे पहले लीफ की हमने देखा फाइलोटेक्सी। व्हाट इज फाइलोटेक्सी, बीन एंड अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड विनलेट्स। तो फिर वेनेशन क्या होगा, वेनेशन क्या होगा, मैम अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड विनलेट्स। arrangements of vein and veinlets on leaf is known as venation। फाइलोटेक्सी क्या है फिर, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन लीव्स स्टेम। ऑन प्लांट, प्लांट के ऊपर लीव्स का अरेंजमेंट क्या है, पहले वो देखा हमने कि वो आपका अल्टरनेट है, फोल्ड है, या फिर अपोजिट है। ठीक है, फिर हमने देखा वेनेशन। वेनेशन क्या पैरेलल है या फिर रेटिकुलेट है, देखा था ना वेनेशन। यस मैम। फिर हमने देखे टाइप्स ऑफ लीव्स। टाइप्स ऑफ लीव्स पढ़ा हम लोगों ने। टाइप्स ऑफ लीव्स में सिंपल एंड कंपाउंड कंपाउंड देखा। कंपाउंड के अंदर दो देखा, कौन कौन सा, पाइनेट और पामेट। एंड पाल्मेट लीव, ये पढ़ा। और क्या पढ़ा था हमने लीव के बारे में, ये पढ़ा था तीन चीजें। फाइलोटेक्सी क्या है, अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन प्लांट, देन अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स ऑन लीफ। फिर लीफ की क्या क्या अलग अलग आपकी शेप्स हो सकती हैं, टाइप्स ऑफ लीव्स। देन उसके बाद हमने इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, मॉडिफिकेशन इसका। यस मैम। मॉडिफिकेशन में हमने तीन पार्ट में देखा, एक तो लीफ का बेस, देन पेटियोल, और फिर लैमिना। लीफ बेस के अंदर दो मॉडिफिकेशन थे, पुलवाइनस और एक वो शीट बना रहा था लीफ बेस पे, पुलवाइनस और लीफ शीट। और पेटियोल अपने आप को किस में कन्वर्ट कर रहा था, पेटियोल फाइलोड में कन्वर्ट हो रहा था, फोटोसिंथेटिक बन जा रहा था। और लेमिना इंसेक्टिवोरस के अंदर था, इंसेक्ट ट्रैपिंग स्ट्रक्चर बना लिया था जहां पे लैमिना ने। यस मैम। तो इतना ही था ना लीफ के बारे में। फिर लीफ के बाद हमने क्या पढ़ा, इनफ्लोरोसेंस। फ्लावर। फ्लावर के अंदर तो आएगा ना इन्फ्लोरेसेंस, यस नहीं मैम। आने, हाँ जैसे हमने पढ़ा ना, अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन प्लांट, प्लांट के ऊपर लीफ का अरेंजमेंट क्या है, ऐसे ही फ्लावर होता है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, फ्लावर का अरेंजमेंट क्या है पेडंकल के ऊपर। इसके अंदर हमने दो चीज पढ़ा, रेसिमोस एंड साइमोस। साइमोस। ये क्या है हमारे पास,
इनफ्लोरेसेंस है। फिर इसके बाद हमने फ्लावर के अंदर उसकी सिमेट्री देखा। यस मैम। 3 सिमेट्री थी, रेडियल, बाइलेटरल और एसिमेट्रिक। फिर हमने ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ ओवरी देखा। यस मैम। ओवरी ऑन थैलेमस, हाइपोगाइनस, एपीगाइनस, पेरीगाइनस, ये वाली कंडीशन देखी। फिर इसके बाद हमने क्या देखा, एस्टिवेशन पे आए हम। एस्टिवेशन का मतलब सेपल्स ऑपल्स का अरेंजमेंट कैसा है, पेटल्स का अरेंजमेंट कैसा है, वेलवेट है, ट्विस्टेड है, इम्ब्रिकेट है या फिर वेक्सिलरी है। फिर हमने स्टेमन के अंदर आए। स्टेमन के अंदर हमने देखा 2 चीजें, एडहेशन एंड कोहेशन। एडहेशन का मतलब क्या था कि एक स्टेमन फ्लावर के किसी दूसरे पार्ट से एडहेज हो रहा है। कोहेशन एक स्टेमन दूसरे स्टेमन से एडहेशन दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है, ये चीज हमने पढ़ा था। फिर इसके बाद हमने ऑस्मेन ओवरी के साथ क्या देखा था, या फिर कार्पल लिख लो, कार्पल और पिस्टल या गाइनोशियम। उसके अंदर देखा था कि भाई वो क्या किस टाइप का ओवरी दिखाता है, यूनिलोक्यूलर, बाइलोक्यूलर, ट्राइलोक्यूलर। एंड देन फिर लैंड में पढ़ा हमने इसका प्लेसेंटेशन। ये था ना पूरा चैप्टर जो हमने पढ़ा। अगर ये सीक्वेंसिंग एक बार आपको याद रह जाएगा तो फिर आप लोगों को ये याद रखना इजी हो जाएगा कि एस्टिवेशन क्या होता है, फाइलोटैक्सी क्या होता है, क्या होता है, हो जाएगा ना इजी। तो ऐसे रिवाइज कर लिया करो अच्छे से। चलो, तो ये हमने प्रेजेंटेशन वगैरह तक सारा पार्ट फिनिश कर लिया। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फूड। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने देखा ये नीचे थैलेमस, ठीक है, थैलेमस के ऊपर ये दिस इज क्या है बच्चों, ये मैम ये ओवरी वाला पार्ट है, ये पेटल्स हैं, उसके ये एंथर्स, ये हमारे पास सेपल्स और कार्पल कैलिक्स, कैलिक्स बोलते हैं। ये Corolla और petals. दिस इज एंड्रोशियम। एंड्रोशियम का फिलामेंट वाला पार्ट ना। यस मैम। एंथर भी बोल रहे हो भाई, एंथर तो ये ऊपर है। एंथर ऊपर है, इसमें पॉलन ग्रेन्स होंगे। ये स्टिग्मा, सिग्मा, ये स्टार, ओवरी, और ये अब हमें ना एक चीज देखना है, बहुत ध्यान से समझना। ओवरी के अंदर होता है, वैसे ये वाला जो पार्ट है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर में पढ़ाया हुआ है मैंने। मतलब मैं जनरली पढ़ाते हो आप लोगों ने, जिसने मुझसे पढ़ाया तो उसको पता है, उसने नोट्स अच्छे से बना रखे होंगे। तो इसमें जो आपका ये ओवरी है, ये ओवरी तो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, और जो ओवरी के अंदर ओव्यूल्स है वो कन्वर्ट हो जाते हैं सीड में होते हैं। सीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें बस ये फ्रूट और सीड्स पढ़ना है, फ्रूट्स और सीड्स क्या होता है ये हमको देखना है, ठीक है। अब देखो फ्रूट क्या है, फ्रूट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये मैच्योर और राइपन्ड ओवरी, राइपन्ड मतलब पकी हुई, अभी दिखाया ना ओवरी से बनता है। ये कब बनता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। लेकिन अगर कहीं पे फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन बन रहा है उसको बोलता है पार्थिनोकार्पिक, और ये हमेशा सीडलेस होगा। यस मैम। एग्जाम्पल Banana. बनाना, वेरी गुड। अब जैसे हम लोग फ्रूट खाते हैं, फ्रूट के ऊपर कवरिंग होती है जिसको पील करके खाते हैं हम लोग, तो ऐसे ही फ्रूट के ऊपर जो लेयर होते हैं उसको बोलता है पेरिकार्प। फ्रूट कंसिस्ट ऑफ ए वॉल और पेरिकार्प एंड सीड्स। पेरिकार्प जो है वो आपका ड्राई भी हो सकता है, फ्लैशी, जैसे कि हमारे पास होता है नट्स होता है, नट्स का जो ऊपर का पेरिकार्प वो एकदम ड्राई होता है। यस मैम, उसे एपिकार्प कहते हैं।
हाँ, और जो मैंगो वाला होता है उसका फ्लैशी फ्लैशी दिखता है, या कुछ पेरिकार्प ऐसे होते हैं जो एडिबल होता है, कुछ पेरिकार्प ऐसे होते हैं जो एडिबल नहीं होते। एडिबल मतलब खाने योग्य है। यस हाँ, मैम। ठीक है, जैसे कि सेब है, सेब इज ऑल्सो ए फ्रूट, उसको आप Yes, पूरा ma'am. बिना पील करे भी खा सकते हो ना, Yes, ma'am. ma'am. Yes. क्योंकि उसका पेरिकार्प एडिबल है। मैंगो को खाता है कोई, आम को खाता है No, उसके ma'am. पेरिकार्प? Yes, ma'am. नहीं खाता ना। तो यहाँ पे ये बोल रहा है भाई ड्राई और फ्लैशी में आपने कैसे डिवाइड किया, तो ये बोल रहा है कि भाई हमारी जो पेरिकार्प लेयर है ना वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे बाहर एपिकार्प, मीजोकार्प और फिर Endocarp. एंडोकार्प। तो आप जिस फ्रूट के अंदर, ध्यान से समझना है लाइन, जिस फ्रूट के अंदर आप पेरिकार्प को 3 पार्ट में डिफरेंशिएट कर पा रहे हो उस फ्रूट को बोलेंगे फ्लैशी फ्रूट। जिसके अंदर डिफरेंशिएटेड नहीं है उस फ्रूट को बोलेंगे ड्राई फ्रूट। है समझ में? देखो लाइन लिखी हुई है, जब पेरिकार्प जो होता है थिक होता है और फ्लैशी होता है, उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं आउटर एपिकार्प, मीजोकार्प एंड इनर एंडोकार्प। Yes, ma'am. क्लियर? मैंगो और कोकोनट में जो फ्रूट होता है उसको एक अलग से नाम देते हैं जिसको बोल देते हैं, याद रखना इसको, दे डेवलप मोनोकार्पलरी। मोनोकार्पलरी मतलब एक ही कार्पल था, और ओवरी कैसी थी? सुपीरियर ओवरी थी, एंड इसके अंदर एक ही सीड था, इससे डेवलप होता है। तो कोई क्वेश्चन पूछे मैंगो और कॉटन किससे डेवलप होता है? मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी एंड वन सीडेड से डेवलप होता है। ठीक है सुल्ताना, ये साइंटिफिक नेम्स दिए हुए हैं, साइंटिस्ट लोगों ने नाम दे दिया इनको अलग से। स्पेशल कंडीशन इनके अंदर देखी गई ना, ये एक कार्पल एक ही सीड और सुपीरियर ओवरी। मैंगो के अंदर अगर देखोगे ना उसका जो पेरिकार्प होता है वो वेल डिफरेंशिएटेड होता है तीनों लेयर्स के अंदर। आउटर एपिकार्प जिसको हम नहीं खाते, हम क्या खाते हैं? बीच वाला येलो येलो वाला पार्ट खाते हैं, Ma'am. पार्ट Yes, एडिबल ma'am. होता है यहाँ पे, मीजोकार्प वाला पार्ट। तो फ्लैशी एडिबल, तो आपसे पूछ सकते हैं मैंगो के अंदर कौन सा पार्ट एडिबल होता है? मीजोकार्प। और इनर स्टोनी, स्टोन वाला एंडोकार्प। कोकोनट को भी ड्रूप बोलते हैं क्योंकि इसका जो मीजोकार्प होता है फाइब्रस, मीजोकार्प नहीं एडिबल होता इसका, मीजोकार्प Yes, इसका ma'am. फाइबर्स फाइबर्स वगैरह रहता है ना, वो वाला पार्ट होता है। इसका मैम सीड वाला पार्ट शो कर रखा है ना कि अंदर जो व्हाइट वाला हाँ, सीड इसका दिखाएंगे। सीड वाला पार्ट एडिबल होता है। और कोकोनट के अंदर एक चीज भी हम लोग याद करते हैं, कोकोनट का जो वाटर होता है वो क्या होता है? और कोकोनट का जो Nuclear endosperm. व्हाइट कर्नल होता है। तो इसके अंदर ना जो हम कोकोनट में खाते हैं एंडोस्पर्म खाते हैं, तो जिसका वाटर वाला पार्ट होता है वो होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। Free nuclear endosperm. मतलब और जिसको न्यूक्लियस नहीं होता ना उसके पास बेसिकली, क्या क्या मतलब बेसिकली उसके पास न्यूक्लियस नहीं होगा ना, फ्री न्यूक्लियर है वो। नहीं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का मतलब ये थोड़ा ही ना होता है। देखो, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का मतलब ये होता है कि जब सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस चल रहा है। कैरियो, हमें पता है कि जनरली पहले कैरियोकाइनेसिस होता है उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है, लेकिन अगर किसी सेल में सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस ही चले जा रहा है, साइटोकाइनेसिस नहीं चल रहा है, तो उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे ना, कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस का डिवीजन, तो उसके अंदर फ्रीली न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सेल वॉल नहीं बनी है अभी क्योंकि साइटोकाइनेसिस नहीं होता। हाँ जी मैम समझ गई। ठीक है, ये होता है इसके अंदर, कैरियोकाइनेसिस हो रहा होता है, साइटोकाइनेसिस नहीं होता। लेकिन व्हाइट कर्नल जो मलाई वाला पार्ट होता है ना कोकोनट का, वो सारा का सारा सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। सेलुलर एंडोस्पर्म कब बनता है? सेलुलर एंडोस्पर्म तब बनता है जब पहले कैरियोकाइनेसिस फिर साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस सीक्वेंस में चल रहे होता है। और एंडोस्पर्म तो समझते हो न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है, जो कि कब बनता है? जब मेल के पास 2 गैमीट होता है, एक गैमीट तो एग से फ्यूज कर जाता है, एक गैमीट पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज कर जाता है, वहां पे एक पीईएन बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। फिर वही पीईएन आगे जाके एंडोस्पर्म एक न्यूट्रिटिव टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने का काम करता है। और फिर कभी कभी क्या होता है ना किसी किसी केसेस में कि भाई एम्ब्रियो तो डेवलप हो जाता है लेकिन फिर भी एंडोस्पर्म बच जाता है उसके अंदर, सारा यूज नहीं कर पाते वो एक कोकोनट का एग्जाम्पल है। एंडोस्पर्मस सीड हम उनको बोलेंगे, ऐसे सीड जिसके अंदर एंडोस्पर्म बचा हुआ है समझ? जी मैम। अब देखो सीड्स किससे बनते हैं? ओव्यूल से बनता है, लिखवाया था। यस मैम। सुल्ताना मैम स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियस मींस भी ये होता है ना कि साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही ओनली, हाँ
एग्जैक्टली सुल्ताना। प्री न्यूक्लियर का मतलब भाई बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हो गए हैं क्योंकि कैरियोकाइनेसिस चले जा रहा है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है। ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप हो जाएंगे किसमें, सीड्स के अंदर। सीड के अंदर सीड कोट हो सकता है और आपका एम्ब्रियो हो सकता है। एम्ब्रियो जो होता है आपका, एम्ब्रियो के अंदर रेडिकल पार्ट होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, ठीक है। और एक कॉटिलीडन हो सकता है या फिर दो कॉटिलीडन हो सकता है, मतलब मोनोकोट, सिंगल कॉटिलीडन, डाइकोट, डबल कॉटिलीडन। ठीक है, समझ आ रहा है। सीड के अंदर क्या क्या, सीड कोट और उसका एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो है वो आपका रेडिकल, एम्ब्रियो के अंदर रेडिकल वाला पार्ट एम्ब्रियोनल एक्सिस पार्ट हो सकता है, और बाकी और चीजें। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ए डाइकोट सीड। एक डाइकोट सीड की स्ट्रक्चर कैसी, ऑब्वियसली सबसे पहले दो कॉटिलीडन होंगे उसके पास। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सीड इज कॉल्ड सीड कॉट। सीड की जो कवरिंग होती है उसको बोलते हैं आपका सीड कॉट। अब हमें एक चीज याद है, उसमें फीमेल गैमेटोफाइट में हमने देखा था कि बीच में, अच्छा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर पढ़ा है ना सबने अच्छे से। यस मैम। Yes, ma'am. उसके अंदर जो बीच में टिश्यू प्रेजेंट होता है उस टिश्यू को क्या बोलता है, दिस टिश्यू इज नॉन एज, जैसे उसमें Porogenous. मेल के मैम केस में स्पोरो, मेल के केस में ना इसको वो बोलता है आपका स्पोरोजिनस टिश्यू। फीमेल के केस में क्या होता, न्यूसिलस, है ना। इसके बाहर दो इंटेगुमेंट प्रेजेंट थे, आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, इनर और आउटर। तो इसका जो इनर इंटेगुमेंट था ना, क्योंकि इनर इंटेगुमेंट ही कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, न्यूसिलस में। टेगमन में। बेटा न्यूसिलस तो टिश्यू है जो डिवाइड करेगा, डिवाइड करके आगे जाके एम्ब्रियो सेक बनवाएगा। न्यूसिलस इज अ टिश्यू, उसका यस मैम। एक सेल आगे ग्रो कर जाता है और ग्रो करके वही एमएमसी में कन्वर्ट हो जाता है, मेगास्पोर मदर सेल। फिर वही अपने अंदर डिवीजन करा के एक हमारे पास 7 सेल 8 सेल 7 न्यूक्लियट या 7 सेल 8 न्यूक्लियट कोई सी एक स्टेज होती है, उनमें से वो बन जाती है। 7 सेल 8 न्यूक्लियट होती है 7 से 8 या वो बनती है। ठीक है, तो इसी से तो बनता है। तो ये जो इनर इनर वाला है ना, इनर वाला तो आपका कन्वर्ट हो जाता है किसमें, टेगमन में। और जो आउटर इंटेगुमेंट होता है कन्वर्ट हो जाता है टेस्टा में। ठीक है, और फिर इसी के ऊपर हीलम, हीलम वो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट जहाँ पे आपका इंटेगुमेंट प्रेजेंट नहीं है ना, तो एक छोटा सा होल टाइप रह जाएगा ना ये, क्योंकि इंटेगुमेंट नहीं है। तो इसी को हीलम बोलते हैं। सीड के अंदर एक स्कार होता है सीड कोट के ऊपर, जिसके थ्रू थ्रू विच डेवलपिंग सीड्स जो होता है वो फ्रूट से अटैच्ड रहते हैं। आपने देखा है ना कभी भी सीड की शेप ऐसे देखते हो ऐसे, तो यहाँ पे ऐसे नोकीला सा पार्ट होता है ये जी मैम। ना, इस नोकीले पार्ट से ही वो फ्रूट के अंदर एम्बेडेड रहता है। इसी नोकीले पार्ट को हम हिलम बोल देते हैं। वो याद रखना, हिलम क्या है, सीड कोट के ऊपर एक स्कार, एक धब्बा टाइप से, जिसके थ्रू जो सीड्स है वो फ्रूट से अटैच्ड रहते हैं। और हिलम के जस्ट ऊपर के साइड ही एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी जिसको हम बोलेंगे माइक्रोपाइल। हिलम इज अ स्मॉल पोर कॉल्ड द माइक्रोपाइल अबव द हिलम। हिलम के ऊपर स्ट्रक्चर है विच इज नोन एज माइक्रोपाइल, छोटा सा पोर है जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेज ये करते रहते हैं। Within the seed coat is the embryo. सीड कोट के अंदर एम्ब्रियो है जिसके अंदर एक एम्ब्रियोनल एक्सिस है और दो कॉटिलीडन प्रेजेंट है, दो कॉटिलीडन एम्ब्रियोनल एक्सिस। जो कॉटिलीडन होता है ना इसके, वो कॉटिलीडन बहुत ज्यादा फ्लैशी होता है क्योंकि उसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल भरा रहता है। फ्लैशी होंगे, रिजर्व फूड मटेरियल होगा। एट द टू एंड्स ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस आर प्रेजेंट द रेडिकल एंड द प्लूम्यूल। जैसे कि इसको ऐसे देख सकते हो, ये आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये सपोज करो रेडिकल, नहीं ऐसे बनाओ उसको। ये एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, ये जो मैंने डॉट डॉट से बनाया। इसके ऊपर वाला पार्ट रेडिकल, नीचे या फिर ऊपर प्लूमल, नीचे रेडिकल, कुछ भी हो सकता है। प्लूमल रेडिकल, Radical. ठीक है। एम्ब्रियोनल एक्सिस के जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं एपिकोटाइल।
बेसिकली ये एपिकोटाइल ही प्ल्यूम्यूल बनवाता है। एपी मतलब एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट, इसके नीचे वाला पार्ट होता है, इसको बोलते हैं हम आपका हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल, इसके नीचे वाला पार्ट जो कि हमेशा रेडिकल का फॉर्मेशन कराएगा। एंड यहीं पे आपके दो कॉटिलिडन्स प्रेजेंट। देखो, at the two ends of the embryonal axis are present the radical and the plumule in some seed। जैसे कि एग्जांपल दे दिया कैस्टर का, जो एंडोस्पर्म होता है एज ए रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। एंडोस्पर्म किससे बनता है? डबल फर्टिलाइजेशन। जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है सबके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होता है। यस मैम। स्पेशल फीचर है उनका। Yes, ma'am. और एंडोस्पर्म बताया न्यूट्रिटिव टिश्यू है, फूड स्टोरिंग टिश्यू है। तो वो सीड्स जिसके अंदर एंडोस्पर्म है उसको बोलेंगे एंडोस्पर्मस सीड। लेकिन जिसके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं है, मतलब सारा एंडोस्पर्म डेवलपिंग एम्ब्रियो ने यूज कर लिया, उनको बोलेंगे नॉन एंडोस्पर्म। नॉन एंडोस्पर्मस। एग्जाम्पल बीन, ग्राम एंड पी। याद रखना, कैस्टर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोस्पर्मस सीड। मैम यही टर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले प्लांट उसमें चैप्टर में एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस दे रखी है। हाँ, एल्ब्यूमिनेसेंट, बात एक ही है, यस मैम। एकदम सेम है ये। इसको याद रहेगा, हाईलाइट कर लो। ये डायग्राम देखो, डायग्राम आ जाता है इसमें, साइड में दोनों आपके कॉटिलिडन्स दिखाए हुए हैं, ये बीच में ऐसे एम्ब्रियोनल एक्सिस, इसके एक एंड पे प्ल्यूमल, एक एंड पे रेडिकल, ये बाहर सीड कोट, ये हिलम और नीचे की साइड माइक्रोपाइल। ठीक है। यस मैम। हाँ, अब इन्होंने मोनोकोट सीड और डाइकोट सीड के बारे में आपको पूछा हुआ है। मोनोकोट सीड्स जो होता है वो आपके एंडोस्पर्मस होता है। अब याद कैसे रखोगे मोनोकोट वाले एंडोस्पर्मस होता है? देखो, मोनोकोट मतलब छोटे प्लांट, छोटे प्लांट छोटे हैं, उनको ज्यादा फूड की रिक्वायरमेंट नहीं होगी ना ग्रो करने के लिए। लेकिन डाइकोट बड़े साइज के प्लांट है। अब आपको समझ में आएगा इससे नेक्स्ट चैप्टर में कि मैं क्यों मोनोकोट को छोटे और डाइकोट को बड़े मानती हूँ। मोनोकोट छोटे प्लांट, क्योंकि मोनोकोट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती। ठीक है, उनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है, जिसकी वजह से मैं उनको मानती हूँ कि भाई ये हमारे पास छोटे प्लांट है। ये सुमन, सुमन एनी डाउट? ठीक है, तो ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में समझ में आ जाएगा। अब छोटे प्लांट है भाई, ज्यादा फूड तो चाहिए नहीं, ज्यादा एंडोस्पर्म यूज नहीं कर पाएंगे, तो इनके अंदर एंडोस्पर्म बच जाएगा ना डेवलप होने के बाद भी। तो इसलिए जितने भी मोनोकॉट सीड्स है वो सारे एंडोस्पर्मस, बट सम एज इन ऑर्किड्स। कुछ मोनोकॉट ऐसे भी, ऑर्किड से भी याद रखना, मोनोकॉट में ऑर्किड एक्सेप्शन है, जो कि आपका नॉन एंडोस्पर्मस है एंड इट इज आल्सो मोनोकॉट। इसके अलावा सारे के सारे मोनोकॉट्स किसमें आएंगे? एंडोस्पर्मस में आएंगे। एग्जैक्टली। ये सुल्ताना कैस्टर एक एक्सेप्शन है, क्योंकि कैस्टर इज अ डाइकॉट, एंडोस्पर्मस में आएंगे। इन द सीड्स ऑफ सीरियल्स, जैसे कि मेज वगैरह हो गया, जो सीड कोट होता है इनका वो मेम्ब्रेनस होता है। मेम्ब्रेनस मतलब हार्ड नहीं होता, मेम्ब्रेन्स का बना हुआ होता है। और किसके साथ फ्यूज्ड अप रहता है? फ्रूट की वॉल्स के साथ फ्यूज्ड अप रहता है। अब ये वाला पार्ट भी आप लोगों को ऑब्वियसली बात है बहुत डिफिकल्ट सा लग रहा होगा। इस चैप्टर में से मैं आप लोगों को सिलेक्टेड पोर्शन बता दूंगी कि ये सिलेक्टेड पोर्शन है, नीट में ये करके चले जाना। लेकिन संडे वाले एग्जाम के लिए आपको चैप्टर बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में करना पड़ेगा। डिटेल इन द सेंस पूरी एनसीईआरटी बहुत अच्छे से। आई ट्राई कि इसके जो आपके क्वेश्चंस आए वो एनसीईआरटी से ही आए सारे। ठीक है, तो सीड कोट इज मेम्ब्रेनस एंड जनरली फ्यूज किसके साथ करके रखते हैं? फ्रूट वॉल के साथ। इसका जो एंडोस्पर्म होता है वो एकदम बल्की होता है। बल्की है मतलब मोटा ताजा है, क्योंकि भाई उसके अंदर क्या है? अभी फूड प्रेजेंट है। एंडोस्पर्मस की जो आउटर कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग ऑफ द एंडोस्पर्म सेपरेट द एम्ब्रियो बाय अ प्रोटीनेस। दिस इज इम्पोर्टेंट कि भाई एंडोस्पर्म है बीच में, उसकी जो बाहर की कवरिंग है, जैसे कि यहाँ पे देख लो एलिरॉन लेयर दिखा रखी है आपने, ये देखो, ये वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसमें ना लेबलिंग पे क्वेश्चन आ जाता है। ये वाला पार्ट मैं आप लोगों को हैंड रिटन नोट से भी करा सकती थी, बट कोई फायदा नहीं होता है, फालतू में मेहनत लगती है। लास्ट बैच में मैंने हैंड रिटन नोट से ही कराया था, बट इतना क्वेश्चन, मैक्स एक क्वेश्चन आ गया हद से हद।
और बच्चों के यहाँ से चांसेस ज्यादा रहते हैं क्वेश्चंस को गलत करने के, क्योंकि एक फियर रहता है ना माइंड में हमारे। तो इसमें क्या होता है, एंडोस्पर्म, देखो आप देख रहे हो ना, ये वाला पार्ट पूरा क्या है, एंडोस्पर्म है। एंडोस्पर्म को कवर किसने किया हुआ है, न्यूरॉन लेयर ने, लेकिन इनर साइड से कवर किया हुआ है ना, क्योंकि बाहर क्या है, फ्रूट बॉल। तो ऐसे बोल सकते हैं एंडोस्पर्म की जो फ्रूट बॉल है उसकी इनर कवरिंग है प्रोटीनियस लेयर विच इज एल्यूरोन लेयर ना। लाइन समझ में आई है वो? यस मैम। देखो पढ़ के एक बार फिर से, आउटर कवरिंग ऑफ द एंडोस्पर्म, जो एंडोस्पर्म की बाहर वाली कवरिंग है फ्रूट बॉल, वो सेपरेट करती है एम्ब्रियो को एक प्रोटीनियस लेयर से जिसको हम बोलते हैं एल्यूरोन लेयर। ठीक है, एम्ब्रियो एक स्मॉल स्ट्रक्चर है एंड सिचुएटेड इन द ग्रूव एट वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म के ग्रूव वाले पार्ट पे, ग्रूव का मतलब होता है थोड़ा लाइक धसा हुआ पार्ट, इस टाइप से ऐसे समझ लो, उसके अंदर प्रेजेंट रहता है। इट कंजर्व, क्योंकि एंडोस्पर्म के अंदर से ही उसको एम्ब्रियो को क्या लेना है, न्यूट्रिशन लेना है ना। यस मैम। इसके ऊपर एक लार्ज और शील्ड शेप कॉटिलीडन होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट, अगर क्वेश्चन आएगा बच्चे यहाँ से आएगा क्वेश्चन, स्क्यूटिलम से। मोनोकोट का जो कॉटिलीडन, मोनोकोट के ऊपर सिंगल कॉटिलीडन होता है, यस तो मैम। मोनोकोट के कॉटिलीडन को बोलता है स्क्यूटिलम। एंड यार क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है, ग्रास फैमिली जो होती है ना, या फिर जो ग्रासेस होती हैं, उनके अंदर ग्रासेस में कॉटिलीडन को क्या बोलते हैं, स्क्यूटिलम बोलते हैं। और उसके अंदर भी प्ल्यूम्यूल होगा, रेडिकल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है यहाँ से, इनके पास रेडिकल और प्ल्यूम्यूल तो है, लेकिन रेडिकल और प्ल्यूम्यूल के ऊपर एक एक्स्ट्रा टिश्यू प्रेजेंट है। क्या है, प्ल्यूम्यूल शूट के ऊपर है कॉलियोप्टाइल और रूट के ऊपर है कॉलियोराइज। याद रखना, प्ल्यूम्यूल के ऊपर कॉलियोप्टाइल, रेडिकल के ऊपर कॉलियोराइजम, बहुत इंपॉर्टेंट है दो चीजें, स्क्यूटिलम, कॉलियोप्टाइल, कॉलियोराइजम। याद रहेगा सबको? बहुत यस मैम। इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। फिर यही आपका पूरा फैमिलीज दिया हुआ है, जो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में सारी फैमिलीज ये कराई थी। नई ma'am. एनसीईआरटी में आप देख रहे हो, नई एनसीईआरटी ने सिर्फ आपकी एक ही फैमिली दी हुई है, सोलेनेसी, फेबेसी और लिलिएसी, दोनों फैमिलीज इन्होंने कट कर दी है। तो फिर मैम ये दोनों नहीं आएंगी? नहीं, आपको करनी है, क्योंकि अभी तक ना एनटीए ने ऐसा कुछ नहीं बताया है कि वो रेशनलाइज एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे या फिर कौन सी वाली एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, कुछ नहीं बताया है। अगर एक बार उनकी साइड से ये आ गया कि भाई रेशनलाइज को ही फॉलो करेंगे, तब तो हमारे लिए अच्छा है भाई, केमिस्ट्री में बहुत सारे चैप्टर्स कट हो जाएंगे आपके, बायो में भी ट्रांसपोर्ट इन प्लांट कट हो जाएगा और डाइजेशन वाला चैप्टर कट हो जाएगा, इस वाले पार्ट में भी वो मॉडिफिकेशन वाला जो पार्ट है वो सारा कट हो जाएगा, और आपका फ्रॉग भी कट हो जाएगा। शायद अर्थवॉर्म है इस बार, फ्रॉग और कॉकरोच नहीं है, या पता नहीं फ्रॉग और सिर्फ फ्रॉग है, ऐसा कुछ है। हाँ इजी हो जाएगा, बट आई डोंट थिंक वो 24 के लिए करेंगे, अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं, इसलिए हम लोगों को जो पार्ट कट है उसको पढ़ना चाहो, मतलब पढ़ तो लो, बट उसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग मत करो अभी, स्ट्रॉन्ग बाकी वाला पार्ट कर लो। हाँ खुशी, फिर कंपटीशन बढ़ जाएगा बेटा, सिलेबस कम हो रहा है तो कंपटीशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसलिए आप लोग तो सोचो ही कि भाई इस बार तो नहीं हो। और आप लोगों ने एक और न्यूज भी सुनी होगी ना, वो 2024 के बाद जो बच्चे एमबीबीएस ज्वाइन करेंगे, आप लोग तो 24 के एस्पिरेंट्स हो अब, तो नेक्स्ट आपको एग्जाम। नेक्स्ट Yes, एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आप लोगों का 23 में ही सिलेक्शन हो जाता, 23 वाले एग्जाम में, तब आप लोग बच जाते इस एग्जाम से। अब क्या होगा मैम? अब आपको एमबीबीएस जैसा आपने कर लिया, एमबीबीएस करने के बाद आपको एनईएसटी का एग्जाम देना होगा, और अगर ये एग्जाम आपका क्वालिफाई नहीं होता है, तो फिर आप लोग एमबीबीएस के लिए मतलब एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, आपको आपकी डिग्री नहीं मिलेगी जब तक आप ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं करोगे। मतलब नीट के तुरंत बाद हमें एग्जाम देना है? नहीं नहीं नहीं, एमबीबीएस के बाद बेटा। कॉलेज में के बाद? हाँ पूरा 4 साल की 5 साल की होती है ना एमबीबीएस, 5 साढ़े 5 साल की, 5.5 ईयर। हम 5.5 साल हाँ की होती है। 5.5 साल की, तो उसके शायद 4 या 4th ईयर के बाद देना स्टार्ट करना होता है। हाँ 4th ईयर में देना होगा एग्जाम, 4th ईयर फिनिश होने के बाद। ठीक है मैम। ठीक है, तो अब कंपटीशन ऑब्वियसली आप लोगों के लिए ज्यादा है,
और एक और चीज याद रखना कि इस बार तो हो सकता है कि भाई ये रूल आया, नेक्स्ट ईयर हो जाए कुछ और रूल आ जाए, तो ट्राई करना 24 में ही हर एक बच्चे का अच्छा सीट मिल जाए। बेटा ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन अच्छा उसमें पढ़ते हैं हम लोग प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, वो ऑर्गन जो सबसे ज्यादा रिएक्ट करेगा। जैसे कि फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करें, अच्छा फोटोसिंथेसिस के लिए ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन क्या है? ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन हमारी लीव्स है, और लीव्स के अंदर भी बात करें कौन सी सेल? मेसोफिल सेल्स है, उसको बोलते हैं ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन, जो स्टिमुलस रिलीज करता है। एक चीज आ जाओ इसमें, जस्ट गिव मी अ सेकंड। आ जाओ क्वेश्चंस पे, स्टार्ट करो, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना। द ऑर्गन्स ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, स्टेम के बेस से ओरिजिनेट होता है। मैम फाइब्रोस Hybrid fruit. Sweet potato is modified. Adventitious. Adventitious. Roots play significant role in absorption of water. बताओ। D. Play significant role in absorption of water. B. मैम डी तो वाटर में ही प्रेजेंट होता है। Insignificant. पिस्टिया ना भाई, क्योंकि पिस्टिया क्या है? वाटर एक्वाटिक है ये तो। हाँ मैम। तो इसलिए इसके अंदर इनसिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा ये। फोर्थ, न्यूमेटोफोर आर फाउंड इन। मैम सी। मैम एस बेटा सॉल्टी में बताया था ना, सॉल्ट ज्यादा प्रेजेंट होता है, ए होगा। यस मैम राइट। है ना। अब देखो एक चीज, इसके कुछ क्वेश्चंस तो आप लोगों से हो जाएंगे। इसका ट्रिक बताती हूँ मैं आप लोगों को इस चैप्टर का, सबसे इम्पोर्टेंट। आज बैठ के, अभी आप लोगों की नेक्स्ट क्लास इवनिंग में है ना डायरेक्ट? यस मैम। यस मैम। अब क्या करना, एटलीस्ट 1-1.5 घंटा आपको इस चैप्टर पे लगेगा। एक एक क्वेश्चन इसका ओपन करना, मतलब जितने क्वेश्चन हो रहे हैं उनको करना, जितने क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं अपनी नोट साइड में ओपन रखे रखना, या फिर एनसीईआरटी। तो जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ आपको प्रॉब्लम कैसे क्वेश्चन में आएगी। जैसे ये 16 वाला क्वेश्चन देखो, ये वन टाइम मेहनत है, एक बार मेहनत कर लोगे कुछ नहीं होगा। हमने चाइना रोज के बारे में पढ़ा है। ये पूछता है कि अपोजिट फाइलोटेक्सी किसमें है। अब अपोजिट फाइलोटेक्सी के एनसीईआरटी ने कौन कौन से एग्जाम्पल दिए हुए हैं अपोजिट फाइलोटेक्सी के? बताओ। मैम चाइना, मस्टर्ड और चाइना रोज मस्टर्ड, एक और याद नहीं। बाकी लोग अक्षा, संध्या, यस मैम। तो अब आपको क्या करना है? जैसे ऑसिमम है, ये सनफ्लावर है, मस्टर्ड है, एल्स्टोनिया है। एल्स्टोनिया के अंदर तो हमें पता है होल्ड होता हाँ मैम। है ना, कैलोट्रोपिस। अब हमें एग्जाम्पल अभी याद नहीं है, ठीक है? तो आप लोगों को क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन खोल के बैठना है, एनसीईआरटी देखना है, और एनसीईआरटी से ढूंढ ढूंढ के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जितना ज्यादा आप लोग इन क्वेश्चन को ढूंढ ढूंढ के सॉल्व करोगे ना, उतना ही आपको एग्जाम्पल्स याद होते चले जाएंगे, और आपको कुछ नए एग्जाम्पल यहाँ से देखने के लिए मिलेंगे।
मैम वैसे इसका सही एग्जांपल तो यही होगा ना, 3। हाँ, इसका सही आंसर यही होगा आई गेस, मीडियम। हाँ। बट इसका ओसीमम भी होता है शायद, ओसीमम में भी अपोजिट पाया जाता है। मैं चेक करना पड़ेगा एक बार। हाँ, वो इसलिए चेक करना पड़ेगा। ये आपको वन टाइम मेहनत लगेगी and खुद से करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज आप लोगों का चैप्टर रिवाइज हो जाएगा इस बहाने। ओके तो मैम। ऐसे करना है सबको। आंसर की इसका सबके पास है ही, आंसर की इसे चेक करते जाओ एंड एड ऑन करते जाओ। जैसे फाइलोड मैंने बताया था, फाइलोड किसके अंदर प्रेजेंट होता है? एस्ट्रेगस के अंदर, है ना। तो एस्ट्रेगस इसका तो डायरेक्ट आप लोगों को कर दोगे तो पता ही है, बहुत सारे आपके सॉल्व भी हो जाएंगे। एंड एक चीज और ध्यान रखना, 2005 प्लस वाले क्वेश्चन करना, उससे पुराने वाले क्वेश्चन पे मेहनत मत करना। ठीक है मैम। देखो ये वाला क्वेश्चन नंबर 26, ओवरीज हाफ इंफीरियर, तो अभी आप लोगों को देख के नहीं याद आएगा कुछ भी, लेकिन जब आप ढूंढने बैठोगे तब याद आएगा। जैसे 36, कील कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, कील किसके अंदर पाया जाता है? कील सिर्फ और सिर्फ वेक्सिलरी एस्टिवेशन में पाया जाता है, और आपको पता करना पड़ेगा वेक्सिलरी एस्टिवेशन किस में होता है। वो आपका जैसे 38 वाला क्वेश्चन है, इसमें इतने सारे इन्होंने दिया है, बिटर गोर्ड, मस्टर्ड, ब्रिंजल, पंपकिन। आपको ये ढूंढना पड़ेगा बैठ के कि किसके अंदर हाइपोगाइनस है, इसके आंसर की हेल्प लेना, वहां से आप लोगों को और एग्जांपल्स देखने के लिए मिलेंगे। तो फिर आप लोगों की ना मेहनत क्या हो जाएगी, आपके जितना भी ये आउट ऑफ एनसीईआरटी इन्होंने दिया हुआ है, ये सारा आपका एनसीईआरटी में ही आ जाएगा डेटा। फिर आपको बार बार इसके पीवाईक्यूज पे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ओके मैम। और नहीं आउट ऑफ एनसीईआरटी करना पड़ेगा। बिकॉज अगर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आउट ऑफ एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ भी जाएगा, तो एमसीक्यू उससे, पीवाईक्यू उससे ही आएगा, उससे बाहर कभी नहीं देते वो। तो हम लोग सिर्फ एनसीईआरटी करेंगे और पीवाईक्यू से जो हम डेटा एनसीईआरटी में मैच करके रख लेंगे वो करेंगे। कर लोगे इतना काम सबके सब? यस मैम। बिल्कुल भी टाइम नहीं, मैक्स 1 घंटा लगने वाला है आप लोगों को। ये शालिनी क्वेश्चन था तो मैम, लास्ट टाइम जब अभी हुआ था ना टेस्ट, तो उसमें हमारा बायो का पार्ट तो अच्छा गया था, लेकिन इसमें बायोमोलिकुलर ये दोनों चैप्टर है ना, तो मैम थोड़े से ये इजी नहीं लग रहे हैं, हार्ड लग रहे हैं, तो उनको